नॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़े थे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत। ठीक है, सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग अब तक अनेक राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि साइमन कमीशन यहाँ पर आता है। ठीक है, साइमन कमीशन का यहाँ पर विरोध होने लगता है। उस विरोध के फलस्वरूप बर्केनहेड के द्वारा भारतीयों को चैलेंज किया जाता है कि क्या कीजिए, आप अपने लिए एक नया संविधान बना के दिखाइए। उस चैलेंज को भारतीयों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और कांग्रेस के तत्वाधान में एक सर्वदलीय बैठक होता है और उस बैठक के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तक हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। आज हम पढ़ना है हमको जिन्ना के 14 सूत्र या जिन्ना के 14 मांग, जो उन्होंने क्यों प्रस्तुत किया, क्या क्या ये मांग था, इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। होता क्या है, साइमन कमीशन के विरोध में और बर्केनहेड के द्वारा भारतीयों को चैलेंज किए जाने के कारण कांग्रेस के द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। अब ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया किसने था, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, जब ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है 1928 ईस्वी में, ठीक है, तो उसमें अलग अलग मांगे थी। एक संविधान का प्रारूप था। ठीक है, जिसको जैसे प्रारूप ये सबमिट होता है दिसंबर में, उसी के बाद दिसंबर 1928 में जैसे ही सर्वदलीय बैठक में डिस्क्लोज होता है, उस समय जो आपके थे जिन्ना जी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो उस समय क्या थे, मुस्लिम लीग से प्रतिनिधित्व करते थे। इन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, विरोध किया। किस बात पर विरोध किया, उन्होंने विरोध किया कि इस पूरे रिपोर्ट में मुसलमानों के हितों की अनदेखी की गई है। और उसके लिए उन्होंने, हम देखते हैं कि 4 मांग रखा था। कांग्रेस ने क्या किया, डिस्कस करके बाकी पार्टियों को मना करके उन 4 मांगों को एक्सेप्ट करके नेहरू रिपोर्ट में फिर भी रख लिया। फिर भी जो जिन्ना थे वो इससे संतुष्ट नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, तुरंत ही मुस्लिम लीग का क्या करते हैं, एक बैठक ये बुलाते हैं। मुस्लिम लीग का बैठक आयोजित किया जाता है। अब मुस्लिम लीग का बैठक आयोजित होता है, इसमें जितने भी मुस्लिम समुदाय से संबंधित अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे आपका हो गया उस समय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तो था ही, इसके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम संस्था था। इस तरह के अलग अलग मुस्लिम जो पार्टियां थी और संस्थाएं थी, ये सभी इकट्ठा होती हैं, कॉन्फ्रेंस करती हैं और इनके कॉन्फ्रेंस द्वारा डिसाइड किया जाता है कि मुसलमानों की मांगों को सेपरेट अलग तरीके से इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हम लोग मुसलमानों की मांगों को प्रस्तुत करेंगे। किसके समक्ष, अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फिर मार्च में इनका एक सम्मेलन होता है। कब होता है, मार्च 1929 में इनका सम्मेलन होता है और यहाँ पर इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, इनके द्वारा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने के लिए 14 मांगे होती हैं। अब यही 14 मांगे इतिहास में किसके नाम से प्रस्तुत हुई, यही 14 मांगे जिन्ना के 14 सूत्र के नाम से प्रस्तुत हुई। हम देखते हैं कि 14 मांगे करते हैं, आगे चल करके इनको कौन मना करता है, इसका विरोध करते हैं कांग्रेस पार्टी करते हैं। ठीक है, इसका विरोध कौन करता है, जितने भी हिंदू पार्टी रहती हैं, जैसे हिंदू महासभा हो गया, इस तरह की पार्टियां विरोध करती हैं, इनका विरोध कौन कर रहा है, सिख कर रहे हैं। यहाँ तक इनका विरोध कौन कर रहा है, जो साइमन कमीशन उस समय भारत में आया था, इनके 14 पॉइंट के अधिकांश पॉइंटों पर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इतना होने के बावजूद भी कालांतर में आगे चल करके जिन्ना की 14 मांगों में से अधिकांश मांगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, स्वीकार कर लिया और यही 14 मांगे आगे चल करके भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी। ये 14 मांगे कौन कौन से थी, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया था मार्च 1929 में। ठीक है, ये मांग 1929 में ये प्रेजेंट किया गया था। 28 में क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आया था, 29 में क्या हुआ था, ये मांग प्रस्तुत किया गया था। जिन्ना के 14 सूत्र, ठीक है, जिन्ना के 14 सूत्र कब प्रस्तुत हुए थे, मार्च 1929 में प्रस्तुत हुए थे। इसको थोड़ा संशोधित कर दिया जाए। ठीक है, एक एक करके हम इनके मांग को देखते हैं, कौन कौन से मांग थे। ठीक है, जैसे पहला इन्होंने मांग किया कि जो भी हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारा संविधान जो बने और उसके आधार पर जो भी हमारे राज्यों और केंद्र की संरचना संगठित हो,
तो उस संविधान में एक प्रावधान रखा जाए कि भारत में क्या होगा, जो भी होगा संरचना वो क्या होगा, परिसंघात्मक होगा। क्या होगा, परिसंघात्मक होगा। ठीक है, संघात्मक हम लोग समझते हैं, उसी से मिलता जुलता टर्म है परिसंघात्मक। इसमें क्या होगा, एक केंद्र होगा, उसके समकक्ष या उसके प्रांतों में क्या होगा, प्रांतों में अलग अलग प्रांतीय परिषदें होंगी। केंद्र में अलग संसद होगा, यहाँ पर अलग सरकारें होंगी, और ये सभी आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या करेंगे, भारत का शासन व्यवस्था चलाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है, इसमें क्या होगा, जो भी अवशिष्ट शक्तियां दी जाए, अवशिष्ट शक्तियां मतलब ये एक विशेष शक्ति होती है जिसके द्वारा कभी भी अगर केंद्र और प्रांतों में विवाद होगा, उस विवाद की कंडीशन में ये क्या होगा, सुपर पावर होता है, जिसका प्रयोग करके जिस पार्टी के पास भी, अगर केंद्र के पास ज्यादा पावर होगा उसकी बातें मानी जाएगी, प्रांत के पास ज्यादा पावर होगा तो प्रांत की बातें मानी जाएगी। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो ये अवशिष्ट शक्तियां कहाँ है, केंद्र में है, ताकि प्रांतों का आपस में विवाद न हो। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, तो कहा कि अवशिष्ट शक्तियां कहाँ होनी चाहिए, किसके पास होना चाहिए, प्रांतों के पास होना चाहिए। कारण क्या था, उन्होंने अंदाजा लगाया कि भारत में क्या है, बहुसंख्यक जनता कौन है, हिंदू है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है। ठीक है, अगर हम जीतेंगे तो कुछ ऐसे प्रांत में जीतेंगे जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो, तो अगर केंद्र में सरकार चुन के जाता है, जो पूरे भारत में हिंदू ज्यादा मेजॉरिटी में है, तो केंद्र में जो सरकार बनेगा वो ज्यादा प्रतिनिधित्व किसका करेगा, हिंदुओं का। तो हो सकता है कभी अगर मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों से उनका विवाद हो तो हिंदू बाहुल्य केंद्र क्या करेगा, इन पर अपने नियम कानून थोप देगा। तो इसके लिए अगर पावर अगर प्रांतों को दे दिया जाए तो क्या होगा, हमारे उद्देश्यों के या मुस्लिम लोगों की जो डिमांड होगा, जो चीजें होंगी, उसकी रक्षा किया जा सकता है। तो इसलिए इसका इन्होंने समर्थन किया। तो इनका पहला डिमांड हो गया। दूसरा डिमांड क्या होगा, दूसरा डिमांड इन्होंने रखा कि क्या हो गया कि प्रांत, जो भी जितने भी प्रांत हैं या भविष्य में जो भी प्रांत बनने वाले हैं, इन प्रांतों को क्या दिया जाए, इन प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए। ठीक है, इस पर चाहे गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, अभी तक क्या हो रहा है, द्वैत शासन इससे पहले सिस्टम चल रहा था। ठीक है, जिसमें प्रांतों को स्वायत्तता था नहीं, वो कई डिसीजन लेने के लिए चाहे केंद्र पर निर्भर होना चाहिए था, या तो जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल होते थे उन पर डिपेंड होता था प्रांतों के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस सिस्टम को खत्म कीजिए और जो भी प्रांत हैं उनको क्या प्रदान कीजिए, स्वायत्तता प्रदान कीजिए, ताकि वो अपने नागरिकों के बारे में, अपने प्रांत के बारे में वो क्या कर सके, निर्णय ले सके। तो इनका ये दूसरा डिमांड था, अच्छा डिमांड था, प्रांतों को स्वायत्तता मिलना था। देखते हैं कि नेहरू जी क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट में इसका समर्थन करते हैं। ठीक, तीसरा उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पॉइंट किया कि कोई भी अल्पसंख्यक हो, ठीक है, अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम ही नहीं, कोई भी अल्पसंख्यक हो, उस समय भारत में जैन भी थे, पारसी भी थे, ठीक है, मुस्लिम थे, तो सबसे बड़े ज्यादा इकोनॉमी का नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी अल्पसंख्यक हो, उनको क्या होना चाहिए, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनको क्या मिलना चाहिए, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व कहाँ हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व दोनों जगह हो, केंद्रीय परिषद, केंद्रीय क्या है, विधानमंडल में हम मिले, और कहा मिले, प्रांतों के विधान परिषदों में। इन दोनों जगह, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधानमंडल हो, इन दोनों जगह अल्पसंख्यकों को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। और ये प्रतिनिधित्व मिले कैसे मिलेगा, ये प्रतिनिधित्व तब मिलेगा जब उनके लिए आप कुछ सीटें रिजर्व करके रखेंगे। इनके लिए सीट फिक्स कर दिए कि इन सीटों पर केवल और केवल अल्पसंख्यक के लोग ही आ पाएंगे और किसी वर्ग के लोग इन प्रतिनिधित्व सीटों पर नहीं आ पाएंगे। तो यही का क्या होगा, यही का चौथा पॉइंट हो जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 1/3 सीटें रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व कब मिलेगा, जब उनकी सीटें रिजर्व होगी। तो 1/3 सीटें रिजर्व होना चाहिए, कहां पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में और केंद्रीय विधान परिषद में। मतलब केंद्र से संबंधित, चाहे आप व्यवस्थापिका की बात कर लें, चाहे कार्यपालिका की बात कर लें, दोनों जगह क्या होना चाहिए, इनके लिए 1/3 सीटें रिजर्व होनी चाहिए। चाहे सरकार में हम बात करें 1/3 सीट रिजर्व हो, चाहे कहां हो, संसद की बात करें केंद्र के, वहां पर क्या हो, ऐसी व्यवस्था बनाइए कि 1/3 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो जाएं। इनका कौन सा पॉइंट था, इनका पांचवा उन्होंने कहा कि नेहरू रिपोर्ट में देखिए क्या कह रहा है, पृथक निर्वाचन का विरोध किया जा रहा है
और क्या कहा जा रहा है कि पूरे भारत में संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था लागू किया जाए। तो उनका कहना ऐसा मत कीजिए, जहां ऐसा करेंगे तो जो छोटे छोटे संप्रदाय हैं इनके प्रतिनिधि, क्योंकि इनकी संख्या कम है तो इनके प्रतिनिधि सरकारों में या संसद में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस पुरानी व्यवस्था है इसको खत्म मत कीजिए। पृथक जो निर्वाचन व्यवस्था है आपका, जिसमें क्या किया जा रहा है, हर संप्रदाय के लिए डिसाइड किया जाता है कि संप्रदाय के लोग ही वोट डालेंगे, इनको वोट डालेंगे। तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था को हम क्या कीजिए, इस व्यवस्था को लागू ही रखिए, इसको कैंसिल मत कीजिए। जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या हो रहा था, नेहरू रिपोर्ट में इसकी व्यवस्था कैंसिल करने का प्रयास किया जा रहा था। इनका कौन सा पॉइंट हो गया, इनका 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि भाई जब पृथक निर्वाचन व्यवस्था हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है, तब मुस्लिम समुदाय होंगे, अल्पसंख्यक होगा कई प्रांतों में, ठीक है, तब उनको क्या कीजिए, तब उनको आप उन मुस्लिमों को क्या प्रदान कीजिए, आप उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। कोई भी प्रांत हो, चाहे मुस्लिम बाहुल्य प्रांत हो चाहे हिंदू बाहुल्य प्रांत हो, वहां के मुसलमानों को क्या देना चाहिए, वहां के मुसलमानों को आप धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। वो अपना पूजा कर सके, वो अपना पूजा स्थल बना सके, वो अपनी धार्मिक पुस्तकें कर सकते हैं, वो अपने धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, वो अपने धार्मिक विचारों को फैला सकते हैं। तो इस तरह की स्वतंत्रता किसको मिलनी चाहिए, इस तरह की स्वतंत्रता उन मुस्लिम समुदाय लोगों को मिलनी चाहिए। कौन सा पॉइंट था उनको, ये 6वां पॉइंट था। 7वां पॉइंट, पुराना पॉइंट जो साइमन कमीशन में भी कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट में भी कहा गया था और यहां भी कहा जाता है, वो क्या पॉइंट था कि बंबई बहुत बड़ा प्रांत हो गया है, इस बंबई से एक प्रांत को अलग कर दीजिए। और वो प्रांत क्या है, क्या है, सिंध को, क्योंकि सिंध का जो कल्चर है, जो जनसंख्या है, जो रहने कहने का तरीका है, वो क्या है, पूरा पूरा इस बंबई प्रेसिडेंसी से अलग है। तो इस सिंध को इस बंबई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया। और ये डिमांड बाकी बाकी लोगों ने भी क्या किया था, इसको फॉलो अप किया। इसके साथ जो बाकी डिमांड हुआ, अब विशुद्ध रूप से वो क्या कर रहे हैं, अब सांप्रदायिकता की शुरुआत कर रहे हैं। आगे डिमांड अब जितने पढ़ेंगे वो क्या कर रहे हैं, भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत कर रहे हैं। कौन कौन सा, उन्होंने कहा कि जितने भी सरकारी नौकरी हैं, क्या है, सरकारी नौकरी में आप अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए क्या कीजिए, सीट निश्चित कीजिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले और उनके लिए सीटें आरक्षण कीजिए। उनमें क्या कीजिए, आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। कहाँ पे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वहां पर क्या कीजिए, जितने भी सरकारी नौकरी आएंगे, जो भी प्रशासन संबंधित है, वहां पर क्या कीजिए, मुस्लिमों के लिए हमको ऐसी व्यवस्था कीजिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा वो लोग सेलेक्ट हों और उनको आरक्षण मिल सके। चलिए, सरकार करके ये भी बात मान लेते हैं। चलिए ठीक है, आप उनके विकास के लिए नौकरी करेंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, ये भी बात मान लिया जाता है। बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो डिमांड करते हैं वो अननेसेसरी चीजें डिमांड करना शुरू कर दिए। जैसे 9वां डिमांड वो करते हैं कि कहीं भी 1/3, चाहे प्रांत में हो चाहे केंद्र में हो, जो भी सरकार बन रहा है उसमें जितने भी मंत्री बनेंगे, 1/3 मंत्री किस समुदाय के होने चाहिए, 1/3 मंत्री मुस्लिम समुदाय के होने चाहिए। ठीक है, भले ही कोई इसी पार्टी के जीते, मुस्लिम लीग भले ही ना जीते, किसी भी पार्टी के लोग जीते, अगर मंत्री बनाने की जब बात आएगी तो सरकार में मंत्री का अगर गठन होगा तो ये निश्चित किया जाए कि उसमें उस सरकार में मानिए अगर 10 मंत्री हैं तो उसमें कितने मंत्री, 3 मंत्री कहाँ के हो, मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित हो, ये निश्चित कीजिए। ठीक है, उन्होंने मुसलमानों के हितों को आगे रखने के लिए बातें करना शुरू किया। हमको मालूम है ऐसी चीजें न सिख वाले भी असर करेंगे, जो बाकी छोटे छोटे जो संप्रदाय के आधार पर जो पॉलिटिकल पार्टी बनी है वो सभी क्या करेंगे, इसका विरोध करना शुरू करेंगे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट हो गया, 9 हुआ था 10वां। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, संविधान के द्वारा उनकी क्या हो जाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था समुचित रूप में करना चाहिए, उनका शिक्षा का विकास हो सके, उनका संस्कृति का विकास हो सके। ठीक है, उसका कोई भी प्रहार न हो, उनके क्या हो, भाषा का विकास हो सके, ज्यादा से ज्यादा उनकी धार्मिक मान्यताओं का विकास हो सके। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था, अल्पसंख्यकों के इन अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व क्या होगा, उस संविधान का होगा। ये हमारा क्या है, इस तरह का हमारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। उनका ये 10वां डिमांड था।
11वां डिमांड उन्होंने लिखा कि क्या कीजिए, आप सीमा का विस्तार कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, सीमा का आप विस्तार कीजिए और सीमा प्रांत जो भी आपका एक मैप बनाते हैं लोग। ठीक है, इस मैप में देखिए अब यहाँ पर ये जो डिमांड था वो पाकिस्तान से संबंधित था। भारत का अगर मैप देखेंगे तो कैसे है, कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान पाकिस्तान है, यही क्षेत्र है। ठीक है, उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम प्रांत कहाँ हो गया, उत्तर दिशा हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत ये अलग क्षेत्र है। और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का क्षेत्र कहाँ हो गया, बलूचिस्तान। ठीक है, इन जो राज्य बनेंगे वहां पर क्या हो, वहां के राज्यों के जो अधिकार हो वो अन्य राज्यों के अधिकार के समान हो, उनको राज्यों को क्या हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व या उनको उनके अधिकारों की रक्षा अन्य राज्यों के अधिकारों के समान। ठीक है, अब ये धीरे धीरे यहाँ पर केंद्रित करना शुरू कर दिए, इन पर्टिकुलर स्टेट पर केंद्रित करना शुरू किए। फायदा क्या होगा इनको, अब यहाँ की जो जनता लगेगी उनको लगेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना देखिए हमारे प्रांत के लिए स्पेशली डिमांड कर रहे हैं, तो हमको समर्थन किसका करना चाहिए, हमको समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना को करना चाहिए, हमको समर्थन मुस्लिम लीग को करना चाहिए। अगला क्या डिमांड होता है, इसके बाद उन्होंने लिखा कि इसी सीमा से संबंधित 12वां डिमांड उन्होंने, इस संविधान में कोई भी संशोधन होना चाहिए। अगर संविधान में हम कोई भी संशोधन करते हैं, संविधान में संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा अधिकार इसको केंद्र को नहीं दिया जाना चाहिए कि केंद्र को लग रहा है कि काम नहीं होना चाहिए तो ये संविधान संशोधन कर दे, ऐसा अधिकार केंद्र को नहीं मिलना चाहिए। और जब भी संविधान संशोधन की बात आए केंद्र को किससे पूछना है, राज्यों से पूछना है। राज्य अगर इस पर सहमति देते हैं, वो एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई चलिए नियम कानून ठीक है, सभी राज्य इस पर एग्री हो जाते हैं, तब तो इस संविधान संशोधन को करना चाहिए। अगर राज्य कोई भी राज्य इस पर डिसएग्री होता है तो क्या होगा, उस संवैधानिक संशोधन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 12वां डिमांड है। 13वां डिमांड क्या हुआ, उन्होंने कहा कि संविधान को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भविष्य में क्या हो सकता है, अभी पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, बलूचिस्तान हो गया, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हो सकता है भविष्य में केंद्र की सरकार क्या करे कि राज्यों का परिसीमन कर दे। क्या कर दे, राज्यों का परिसीमन, मतलब परिसीमा बढ़ा दे। ठीक है, इसमें नए क्षेत्र जोड़ दे, क्या कहते, राज्यों का परिसीमन कर दे। अगर राज्यों का परिसीमन कर दे तो सीमा बढ़ा दे, तो हो सकता है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक जाति के लोग हों, जहां पर मान लीजिए पंजाब है वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हों, ठीक है, पंजाब में मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक हो सकता है परिसीमन हो। इसमें कुछ संयुक्त प्रांत जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है उसकी अगर सीमा जोड़ दिया जाए, ये जो बहुसंख्यक है वो हो सकते हैं क्या हो जाए, अल्पसंख्यक हो जाए, तो दिक्कत होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्यों का परिसीमन अगर हो, कभी भी भविष्य में अगर किया जाए तो परिसीमन इस तरह हो कि वहां की जो बहुसंख्यक समुदाय है या मुस्लिम जो बहुसंख्यक पहले से उपस्थित हैं वो हमेशा क्या रहे, वो हमेशा बहुसंख्यक ही रहे, वो अल्पसंख्यक न हो जाए। तो राज्यों के परिसीमन में ये ध्यान रखें कि मुस्लिम बाहुल्य अगर क्षेत्र है और वहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं तो परिसीमन के बाद ही मुस्लिम क्या हो, वहां पर ज्यादा अमाउंट में ही रहे। और आखिर का जो 14वां डिमांड था, उन्होंने कहा कि कोई भी अगर केंद्र में या राज्यों में कोई भी अगर संसद में प्रस्ताव आता है तो प्रस्ताव तब तक पारित न हो जब तक उसमें किसी भी संप्रदाय के अगर 3/4 लोग मना कर देते हैं, मतलब स्वीकृति 3/4 लोग स्वीकृति नहीं देते हैं तो प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। किसी भी संप्रदाय की बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल संख्या की नहीं। मान लीजिए क्योंकि उसमें पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी, मान लीजिए उस संसद में मुस्लिम वाले भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, ठीक, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, अगर इसके 3/4 मुस्लिमों के अगर 10 सदस्य हैं तो उसमें से 3 मतलब कितने हो गए, 3 3 6 3 3 9 मानिए 2 2 4 6 2 8 8 मानिए, ठीक है। अगर 6 से ज्यादा सदस्य उस प्रस्ताव को मना कर देते हैं तो प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, उस संप्रदाय के हितों की रक्षा होगा। ये टोटल जिन्ना के 14 पॉइंट थे जिनको उन्होंने प्रस्तुत किया। इसका आगे चल करके विरोध होता है क्योंकि इससे क्या होता है, भारत में सांप्रदायिकता फैल सकता था, सभी लोग विरोध करते हैं, कांग्रेस विरोध करता है,
छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टी थी सिख के विरोध करते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना इसको प्रस्ताव शो करके चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, वहां पर गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, कांग्रेस उस गोलमेज सम्मेलन का विरोध करती है, ठीक है। और लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मानते और यहाँ से मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग हो जाते हैं और ये भारत की आजादी तक इन दोनों की विचारधाराएं क्या रहती है, अलग अलग रहती है, ठीक है। इसके बाद गांधी जी का एंट्री होता है, सेकंड राउंड का राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।